हेलो दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, G4 क्या है? G4 को ग्रुप ऑफ 4 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि हेलो दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, G4 ग्रुप ऑफ 4 इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो G4 में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील 4 देश आते हैं। इस चारों देश ने मिलकर 2005 में एक संगठन बनाया कि इस चारों देशों में किसी एक को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या उसी का नाम है आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय हेलो दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, G4 यानी कि ग्रुप ऑफ 4, इसका स्थापना 2005 में हुआ था। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। इस 4 देशों ने मिलकर 2005 में एक संगठन बनाया कि इसे यूएनओ में एक अस्थायी सदस्य चाहिए। वैसे अभी यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस और ब्रिटेन है। लेकिन इन लोगों का कहना है, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इस चारों का कहना है कि हमें भी एक सदस्यता चाहिए, वो अस्थायी सदस्यता। क्यों चाहिए अस्थायी सदस्यता? क्या मान्यता है उसकी? कितना पावर है उसका? पहले हम इसको जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश की विडंबना ये है कि देश का विकास, हम लोग का अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम लोग का देश भारत अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और यूएनओ का कहना है कि हम उसी को अस्थायी सदस्यता दे सकते हैं जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, मतलब कि सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो, जो विकसित राष्ट्र हो, जो कि दूसरों की हेल्प करता हो। तो दोस्तों, आप इसमें भारत सबसे आगे है। भारत पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत अभी ठीक है, 4 नंबर पे आ गई है। हेल्प करने में भारत सबसे आगे है। लेकिन क्या भारत को अस्थायी सदस्यता मिलेगी या इसके क्या फ़ायदे होते हैं? पहले आप इसको समझिए। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या इसी का नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1945 में। यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ था। क्यों हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो इस 5 देश ने मिलकर प्लान बनाया कि हमें युद्ध को रोकना है। आगे कभी भी हमें इस तरह का युद्ध नहीं चाहिए। पूरी तरह से शांति माहौल होना चाहिए पूरे विश्व भर में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसने संगठन तो बना दिया यूएनओ, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, सारा चुट्टा इसी की वजह से होती है। अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस और ब्रिटेन, इसी के चलते होता है अभी भी युद्ध। अगर ये 5 देश ना रहे तो अभी युद्ध हो ही ना, क्योंकि ये सब देश आपस में युद्ध नहीं करते, बल्कि ये अपना हथियार दूसरों को सप्लाई करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि तुम उसके साथ लड़ो, और वो देश उसके साथ लड़ता है, उसका हथियार खत्म होता है, फिर ये जो देख रहे हैं ना, ये 5 को, ये अपना हथियार फिर उस देश के पास बेच देता है। इतना कमीना है ये लोग। तो हम लोग को इसके बारे में तो नहीं जानना है, हम लोग को जानना है कि G4 में क्या भारत को सदस्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मिलेगी। हम इसलिए बोल सकते हैं कि देखिए, अगर मान के चलिए जापान है, जापान को नहीं मिल सकती, क्योंकि जापान का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका रूस,
और चाइना। अगर मान के चलिए चाइना मान भी गया तो रूस तो मानने वाला नहीं, क्योंकि इसका सीमा विवाद बहुत बड़ा है। अगर मान के लिए चीन रूस भी मान गया तो चाइना नहीं मानने वाला है। दोनों में से जापान तो खत्म हो गया। बात है जर्मनी की, तो जर्मनी को भी नहीं मिलेगा। जर्मनी का विवाद रूस के साथ बहुत पुराना नाता है। अगर आप बोलिएगा तो हम आपके लिए वीडियो भी बना देंगे, इसको भी नहीं मिलेगी। बात है आपका ब्राज़ील की और भारत की। ब्राज़ील का चांस भी है। ब्राज़ील का चांस इसलिए है कि शांति देश है, शांति देश है, और ये आती है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका में सब जितने भी महाद्वीप हैं सब में से एक एक अस्थायी सदस्य है, लेकिन दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है इसमें एक भी अस्थायी सदस्य नहीं है। इसलिए ब्राज़ील का चांस बनता है, लेकिन ब्राज़ील उतना विकसित राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे आके ब्राज़ील रुक जाता है। इसके पास रीजन है बनने का, लेकिन इसके पास विकसित देश नहीं है ये, इसलिए इसका भी कम चांस है। लेकिन बात आता है भारत की, तो भारत के पास सब कुछ है, सब कुछ है भारत के पास, और हमें मिलेगी, ये उम्मीद भी है कि हमें मिलेगी। लेकिन अब हम समझते हैं कि लेना जरूरी है, क्या फ़ायदा है, कितना शक्ति है यूएनओ का। देखिए बात क्या है, बात यहाँ स्थायी सदस्यता की नहीं है, बात है वीटो पावर की। वीटो पावर इतनी ताकत रखता है कि बात 2009 की है, बात 2009 की है, जब भारत ने 2009 में वैश्विक स्तर पे पूरा वर्ल्ड लेवल पे मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए सोचा था, और इसके लिए 4 देश मान भी गए थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 4 देश मान भी गए थे कि हाँ वो एक आतंकवादी है। लेकिन साला चुट्टा चाइना नहीं माना और उसने वीटो कर दिया, मतलब मुहर लगा दिया, और उसे वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा है, इसमें बहुमत का कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है। अगर किसी भी चीज़ का संगठन बनता है या किसी भी देश पे कार्रवाई किया जाएगा तो 5 देश का जो अस्थायी सदस्य है, 5 देश का एकजुट होना, मतलब कि 5 का हाँ होना चाहिए। अगर ये 5 में से किसी एक ने ना कर दिया, मतलब कि वीटो कर दिया, तो उसका कोई मोल नहीं है, वो रद्द हो जाएगा। इतना पावर है वीटो का। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर भारत के पास वीटो आ जाती है तो कितना फ़ायदा होगा हम लोगों को वैश्विक स्तर पर। हम लोग भी चाहे तो किसी पे वीटो लगा सकते हैं, पाकिस्तान पे लगा दे, चाइना पे लगा दे, किसी पे भी लगा दे। लेकिन वीटो मिलने से एक घाटा भी है, एक तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि वीटो मिलने के बाद दुश्मनी भी हो सकता है। अगर हमें वीटो मिल गया तो मान के चलिए हम इसमें आ भी गए, तो मान के चलिए जैसे इटली हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, या कोई भी देश ले सकते हैं, अगर उस पर हमको वीटो नहीं करना है, अगर अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर राजी हो गया, लेकिन हम लोग राजी नहीं है, अगर हम लोग वीटो कर दिए तो ये सारा छोटा लोग हम लोग का दुश्मन हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग को भारत देश को बहुत आगे तक लेके जाना है, उसके बाद सोचना है वीटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो वीटो मिल ही जाएगा हम लोग को, जैसा अनुमान है कि मोदी जी करवा लेंगे। अब हम लोग समझते हैं G6 क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे G10 क्या है, उसके बाद G20 क्या है, G21 क्या है, ये सब आइए जानते हैं। दोस्तों ग्रुप ऑफ 6 G6, जिसका स्थापना 1975 में किया गया था, इसे ग्रुप ऑफ 6 भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ 6 भी कहते हैं। इसकी स्थापना 6 लोगों ने मिलकर किया था, 6 देश के लोगों ने मिलकर किया था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इसमें वही देश शामिल हैं जो कि पूरी तरह से विकसित देश हैं। तो आप देख सकते हैं विकसित देशों का समूह है ये, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। दोस्तों इसका पर्पस है, इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग देश हैं, उस सबको आर्थिक संकट से बचाना, नए नए कानून बनाना, अलग अलग देशों में जाके अलग अलग देशों को विकसित करना,
हेल्प करना, फंड देना, ये सब इस देशों का लक्ष्य है। लेकिन दोस्तों ये सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसी में आपका G6 में ही एक जोड़ दिया जाता है कनाडा को। कब जोड़ा जाता है? 1976 में। जब G6 में ही एक कनाडा को जोड़ा जाता है तो यही आपका बन जाता है G7 बन जाता है। G7 बन जाता है। G6 ही बन जाता है आपका G7 जब कनाडा को 1976 में जोड़ा जाता है। आपका G7 ही बन जाता है G8 जब इसमें रूस को 1997 में जोड़ा जाता है। अब देख सकते हैं कि G6 में था फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि विकसित देशों का समूह था। लेकिन G6 में ही एक कनाडा को 1976 में जोड़ दिया जाता है जो कि G7 हो जाता है, और G7 में ही एक रूस को जोड़ देता है तो G8 हो जाता है 1997 में। लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया को अधिकार में ले लिया, मतलब कि उस पर कब्जा कर लिया, तो रूसी संघ और अमेरिका सब ने मिलकर रूस को फिर से बाहर कर दिया। तो G8 था, G8 से रूस को बाहर कर दिया, फिर वापस हो गया ये G7 हो गया। रूस को बाहर कब कर दिया? 2014 में। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब रूस को फिर से G7 में जोड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो अभी राष्ट्रपति के पद पे नहीं है, इसलिए रूस अभी बाहर है। और ये G8 फिर से G7 है, फिर से अभी भी G7 के रूप में ही है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे चाइना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है फिर भी वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकलती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसका प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, इसलिए उसे विकसित देश नहीं माना जाता है। इस लोगों ने उसे विकसित देश नहीं मानते हैं, इसलिए उसे बाहर रखा है। हालांकि जो बाइडेन और शी जिनपिंग ये सब अभी चाह रहे हैं कि हमारे भारत को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि G10 क्या है दोस्तों। अब जानते हैं G10 के बारे में। G10 ग्रुप ऑफ 10, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसमें 8 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसके बाद 2 देश बाद में जोड़े गए, जर्मनी और स्वीडन को। वो देश इसमें कौन कौन है शामिल है? बेल्जियम है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी और स्वीडन है। जर्मनी और स्वीडन को बाद में जोड़ा गया था, पहले यही 8 देश थे जिन्होंने मिलकर ग्रुप ऑफ 8 की स्थापना की थी 1962 में। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक संगठन है इंटरनेशनल बैंक का, और उसी को सहयोग करता है ये 10 देश मिलके। सहयोग करने का मतलब है कि उसका संसाधन को पहुंचाना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को वो सभी संसाधन उपलब्ध करवाना जो कि उससे चाहिए, चाहे वो पैसों से हो या अन्य तरीके से। अब आप सोच सकते हैं ये सब जो काम करेंगे तो बिना फ़ायदा का तो करेंगे नहीं, कोई भी करेगा काम तो बिना फ़ायदा का क्यों करेगा काम। तो दोस्तों ये सब में जितने भी पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डालते हैं, और ये बैंक वैश्विक स्तर पर पैसा को देते हैं। जैसे भी हम लोग का देश में तो पैसा की कमी नहीं है। जैसे भी पाकिस्तान गया था IMF के पास पैसा लेने के लिए, अगर MIF चाहता तो पाकिस्तान को पैसा दे सकता था, लेकिन IMF भी सोचता है कि अगर हम उसी देश को पैसा देंगे जो कि हमें पैसा लौटा सकता है। अगर पाकिस्तान को पैसा देता तो पाकिस्तान लौटाता कहाँ से? इसलिए पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया, क्योंकि IMF जो पैसा जिसको देती है उससे जो ब्याज लेता है
वो ब्याज इस 10 देश में भी बांटा जाता है, क्योंकि इसमें भी पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में लगाया होता है। तो दोस्तों ये सारा झोल तो आप समझ ही गए कि क्या क्या झोल है। अब हम समझते हैं G20 के बारे में कि क्या है G20 और G21। दोस्तों अब G21 बन गया है, मतलब कि G20 अब G21 बन गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ को भारत ने जोड़ दिया है। दोस्तों इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये पहले समझते हैं। इसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आते हैं। दोस्तों इसमें 19 देश और 2 यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आते हैं। दोस्तों इसमें जो है औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल है। इसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल है। इसमें जितने भी देश हैं, 20 देश थे पहले, अभी 21 हो गए हैं। इसमें जितने भी देश हैं वो पूरा दुनिया का 80% जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये 80% पूरी दुनिया का यही 20 देशों ने देता है, 20 देश देता है। अफ्रीकी संघ तो अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 20 देश जो इससे पहले थे ये पूरी दुनिया का जीडीपी का 80% यही है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जितने भी ट्रेड होते हैं, मतलब जितने भी व्यापार होते हैं पूरी दुनिया में, उसका 70% व्यापार इसी देशों के बीच होते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने 2023 में इसकी मेज़बानी किया था, G20 की मेज़बानी किया था 2023 में हम लोगों ने, लेकिन 2024 में इसकी मेज़बानी ब्राज़ील करेगा और इससे पहले 2022 में इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया ने किया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि क्या क्या वीडियो है नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।